साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नगरीय भूगोल की महत्वपूर्ण अवधारणा कोटि आकार नियम पे चर्चा करेंगे। कोटि आकार नियम नगरीय बस्तियों को उनके आकार के अनुसार वितरण को प्रस्तुत करता है। साथ ही ये उनके पदानुक्रम यानी उसकी हायरार्की को भी बतलाता है। कोटि आकार नियम किसी देश के नगरों के आकार और उनकी कोटि में क्या संबंध है उसका अध्ययन करता है। कोटि आकार नियम संकल्पना और अर्थ यानी कोटि आकार नियम का क्या अर्थ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोटि आकार नियम में दो शब्द कोटि जिसको अंग्रेजी में रैंक कहते हैं और दूसरा आकार जिसको अंग्रेजी में हम साइज कहते हैं से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम कोटि अथवा रैंक पर चर्चा करेंगे। कोटि का अर्थ किसी देश, प्रदेश, राज्य अथवा क्षेत्र में नगरीय बस्तियों अथवा नगरों को उनकी जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाने पर नगरीय बस्तियों अथवा नगरों की स्थिति क्रम संख्या पोजीशन सीरियल नंबर ही इनकी कोटि होता है। यानी रैंक है वो किसी देश के सिटीज़ या नगरों को उनकी जनसंख्या को घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर को, उसके बाद में उससे कम जनसंख्या वाले शहर को, उसके बाद में उससे कम जनसंख्या वाले शहर को, उसके बाद में उससे कम जनसंख्या वाले शहर को व्यवस्थित कर लें। तो ये जो नगर है इनकी जो पोजीशन है उनके सीरियल नंबर ही उनकी रैंक होगी। यानी पहले नंबर पे जो सिटी है उसकी रैंक 1 होगी, 2 नंबर पे सिटी है उसकी रैंक 2 होगी, 3 नंबर पे जो सिटी है उसकी रैंक 3 होगी, 4 नंबर पे जो सिटी है उसकी रैंक 4 होगी। अर्थात उनका जो क्रम होगा वही उनकी रैंक हो जाएगी। और हमें उन नगरों या सिटियों को किस क्रम में लगाना है? जनसंख्या के अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में उनको लिखना है और उनके बाद में उनके जो सीरियल नंबर है वही उनकी कोटि हो जाएगी। दूसरा जो कोटि आकार नियम में शब्द है वो आकार। आकार का यहाँ अर्थ नगर की जनसंख्या से है, यानी उसकी जनसंख्या कितनी है उसको हम आकार का आधार मानते हैं। अब इस कोटि आकार नियम को जिफ ने एक मैथमेटिकल फार्मूले या गणितीय सूत्र में व्यक्त किया था और वो गणितीय सूत्र है वो इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। P1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई N। और यहाँ पे P1 है वो प्रथम रैंक के नगर की जनसंख्या है जिसको प्राइमेट सिटी भी कहते हैं। और प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट है वो मार्क जेफरसन ने 1939 में दिया था। यानी ये शहर क्या उस देश की सबसे बड़ी सिटी होती है और इसको प्राइमेट सिटी का दर्जा दिया जाता है। और P1 है वो nवें कोटि के नगर की जनसंख्या है। इस तरह हम इसको एक गणितीय फार्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं। वो हो गया P1 इज इक्वल टू P1 अपॉन Pn। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो कोई देश है और उसमें n सिटी है और सबसे बड़ा जो सिटी है वो P1 है और उसकी रैंक है वो 1 है और इस सिटी की जनसंख्या वो 60 लाख है, ये मान लेते हैं। तो दूसरे रैंक वाले सिटी की जनसंख्या P2 होगी और P2 वो क्या होगी? P1/2 होगी और वो हो जाएगी 60/2 यानी 30 लाख। इसी तरह तीसरे रैंक वाले शहर की जनसंख्या P3 होगी और वो होगी P1/3 यानी 60/3 इक्वल टू 20 लाख। इसी तरह चौथी रैंक
वाले शहर की जनसंख्या P4 होगी और वो होगी P1/4 यानी 60/4 = 15 लाख। और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो PN यानी Nवें रैंक वाले शहर की जनसंख्या PN वो होगी 60/N या P1/N होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्राइम सिटी है या प्रथम रैंक का जो सिटी है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद में दूसरे रैंक वाली सिटी की जनसंख्या वो पहले वाले की आधी होती है और P3 की जो जनसंख्या है वो पहले वाले की 1/3 हो जाएगी। P4 की जनसंख्या वो पहले वाले की 1/4 हो जाएगी। P5 की जनसंख्या वो पहले की 1/5 हो जाएगी और P6 की वो पहले वाले की 1/6 हो जाएगी। इस तरह जैसे जैसे रैंक बढ़ते जाएंगे उनकी जनसंख्या वो उन्हीं के व्युत्क्रम अनुपात में घटती जाएगी, पहले शहर के अनुपात में घटती जाएगी। अब ये देखेंगे कि कोटी आकार नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉर्ज किंग्सले जिफ, जिसको जीके जिफ भी कहते हैं, ने अपनी पुस्तक ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट्स में 1949 में ये कोटी आकार का नियम दिया था। और जीके जिफ है वो अमेरिका के एक भाषाविद थे। उन्होंने भाषा में किसी शब्द की पुनरावृत्ति और उसके प्रयोग होने में सांख्यिकी नियमों का अध्ययन किया था और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि किसी भाषा में कुछ शब्द बहुत बार उपयोग होते हैं, कुछ शब्द कम यूज होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही कम यूज होते हैं। और इस तरह उसने इनकी रैंक और उनके पुनरावृत्ति में एक संबंध निकाला था और उसी संबंध को इन्होंने दूसरे विषयों में प्रयोग किया था। भाषा विज्ञान का ये जो संबंध है उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन लैंग्वेज में निकाला था। और उन्होंने उसके बाद में एक पुस्तक और लिखी थी, नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी, और इसमें इन्होंने इसी नियम को किसी देश में धन के वितरण के लिए प्रयोग किया था। और 1949 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट्स 1949। और इसमें उन्होंने इस नियम को अमेरिका के 100 शहरों पे प्रयोग किया था और उसी के आधार पे इन्होंने अपने जिफ नियम का प्रतिपादन किया था। अगर हम कोटी आकार नियम को ग्राफ द्वारा व्यक्त करें तो लॉग या लॉगरिदम ग्राफ पे एक्स अक्ष पे रैंक और वाई अक्ष पे साइज या आकार को व्यक्त करें तो इन दोनों में संबंध अब एक सरल रेखा आती है, जैसा कि आप देख रहे हो। और अगर हम इनको सरल ग्राफ द्वारा व्यक्त करें तो ये एक कर्व लाइन आती है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर एक्स अक्ष पे रैंक और वाई अक्ष पे साइज को व्यक्त करें साधारण ग्राफ पे तो इन दोनों में संबंध वो एक कर्व लाइन आती है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो। इस कोटी आकार नियम द्वारा हम किसी देश की नगरों की संभावित जनसंख्या को ज्ञात कर सकते हैं। और संभावित जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज इक्वल टू समेशन P अपॉन समेशन 1/R, जहाँ R है वो किसी शहर की रैंक है, समेशन P है वो सभी शहरों की कुल जनसंख्या है और R है वो कोटि है, 1/R है वो सभी शहरों की व्युत्क्रम कोटियों की
या रेसिप्रोकल रैंक्स का योग है। इस एग्जाम्पल को हम राजस्थान के शहरों द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। राजस्थान के 30 शहरों की जनसंख्या हमें दी हुई है और उनकी संभावित जनसंख्या इस कोटि आकार नियम से क्या होगी वो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो 30 शहर है जिसमें जयपुर प्रथम रैंक पे है, जोधपुर दूसरे रैंक पे है, कोटा तीसरे रैंक पे, यानी हम इनको जनसंख्या के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो ये ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद में हमें इनकी वास्तविक संख्या दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है और हमें इनकी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन या संभावित जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ये स्टेप अपनाने होंगे। नंबर 1, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के पॉपुलेशन साइज के और इनको कोटि प्रदान कर देंगे, जिनकी कोटि जयपुर की 1, जोधपुर की 2, कोटा की 3, इसी तरह जैसे उनकी क्रम संख्या होगी वो उनकी कोटि हो जाएगी। फिर हम प्रत्येक की पारस्परिक कोटि ज्ञात करेंगे। पारस्परिक कोटि का अर्थ ये हो गया, या रेसिप्रोकल कोटि का, कि उसकी 1/r ज्ञात करेंगे। यानी जयपुर का 1/1 यानी 1, जोधपुर जो 2 नंबर रैंक सिटी है उसकी कोटि या रेसिप्रोकल कोटि हो जाएगी 1/r यानी 1/2। 0.05 कोटा जो शहर है उसकी रेसिप्रोकल कोटि है या पारस्परिक कोटि 1/r यानी 1/3 हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.33। इसी तरह चौथे रैंक वाली शहर की रेसिप्रोकल कोटि है 1/4 आ जाएगी। 5वें नंबर वाले शहर की 1/5 हो जाएगी। 6ठे नंबर वाले शहर की रेसिप्रोकल या 1/r वो है वो 1/6 हो जाएगी। इसी तरह 30वें जो नंबर पे शहर है उसकी 1/30 हो जाएगी। फिर हम इनका समेशन करते हैं। क्या करते हैं? समेशन, जोड़ते हैं सबको। तो 30 तक है तो 1, फिर 1/2, फिर प्लस 1/3, फिर प्लस 1/4, फिर प्लस 1/5, फिर प्लस, ऐसे करते करते हम प्लस 1/30। तो इन सब का योग है वो 3.989 हो जाता है। और जो 30 शहर है इनकी कुल जनसंख्या, जिसको हमने समेशन पी कहा था, क्या कहा था? समेशन पी, वो हो जाती है हमारे पास 1,07,88,816। और इसको हम समेशन 1/r से डिवाइड कर देंगे तो जयपुर शहर की जो संभावित जनसंख्या है वो 27,04,641 आ जाएगी। और जबकि वास्तविक जनसंख्या में इसकी दी हुई है वो है 30,73,350। और इन दोनों में जो अंतर है वो 3,68,709 का है। यानी इनकी जो एक्सपेक्टेड जनसंख्या है वो कम है और वास्तविक जनसंख्या वो ज़्यादा है। इस फार्मूले से हमने जो इसकी संभावित जनसंख्या ज्ञात की थी वो कम है और वास्तविक ज़्यादा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जयपुर शहर का विकास राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा विकास हुआ है और लोग माइग्रेशन से यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ के रोजगार के साधन ज़्यादा हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं। अब दूसरे नंबर पे या रैंक नंबर 2 पे जो जोधपुर शहर है उसकी संभावित जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगी? कोटि आकार नियम के हिसाब से P1/P2। तो P1 यहाँ पे क्या होगी? एक्सपेक्टेड 27,04,641। और जोधपुर शहर की कोटि 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जनसंख्या आ जाएगी 13,52,320। ये संभावित जनसंख्या है। और हमें इसकी वास्तविक जनसंख्या दी हुई है वो है 11,37,815। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी जो वास्तविक जनसंख्या है वो संभावित जनसंख्या से कम है।
अर्थात इनमें जो दोनों में अंतर है वो माइनस है, यानी इसकी जो जनसंख्या है वो और ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसकी जनसंख्या कम है इस नियम के हिसाब से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जोधपुर शहर का राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में कम विकास हुआ है। ये फार्मूला हमें बताता है। अब हम भारत में कोटि आकार नियम संबंधी अध्ययन की बात करते हैं तो NB के रेड्डी ने 1969 में कृष्णा और कावेरी डेल्टा की नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया था और इन्होंने ये पाया था कि इसमें ये जो कोटि आकार नियम है वो पूर्णतः लागू नहीं होता और इसका जो कर्व आता है वो एस आकार का आता है। दूसरा, SR पाटिल ने 1969 में कर्नाटक राज्य की नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया था। इसी तरह ओम प्रकाश सिंह ने 1971 में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्थलों के वितरण तथा उनके कोटि आकार के संबंधों का अध्ययन किया था और उन्होंने ये पाया था कि ये जो कोटि आकार नियम है वो यहाँ पे पूर्णतः लागू नहीं होता है। भारत के नगरों में कोटि आकार नियम का परीक्षण, अगर हम भारत के महानगरों में कोटि आकार नियम की बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल लागू नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, इनकी जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। जबकि कोटि आकार नियम ये कहता है कि जो दूसरे रैंक का शहर होगा उसकी जनसंख्या पहले रैंक वाले की आधी होगी और तीसरे रैंक का जो शहर होगा उसकी जनसंख्या पहले वाले की 1/3 होगी। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसी स्थिति नहीं है। अतः ये भारत के संदर्भ में और विशेषकर महानगरों के संदर्भ में ये नियम है वो बिल्कुल लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका भौगोलिक महत्व है क्योंकि ये नगरों के उनके आकार और कोटि में संबंध व्यक्त करता है और दूसरी उनकी हायरार्की को भी बताता है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।